Shubhruto from Shandil Astrology. I hope you are all doing great. एंड आज का वीडियो है मैरिज के ऊपर. मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आए क्योंकि मैरिज का सीजन आने वाला है. सो देयर आर लॉट ऑफ इंक्वायरीज कमिंग रिलेटेड टू मैरिज. बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और थोड़ा सा मैरिज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, स्पेशली जिनका डिले हो रहा है या जिनका डाइवोर्स है या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है. तो ये वीडियो उनके लिए है. ये एक बेसिक क्विक वीडियो है ओवरव्यू देने के लिए कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हमें देखने पड़ते हैं और कौन कौन से एरिया जनरली एस्ट्रोलॉजर्स मिस करते हैं, और सीक्रेट क्या है इस मैरिज के फ्रक्टिफिकेशन के लिए, डिले के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए या एक खूबसूरत नाइट लाइफ के लिए. सो दिस इज वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. सो हम स्टार्ट करते हैं क्विकली. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हाउस देखा जाता है मैरिज के लिए वो है 7th हाउस. तो जनरली ये कंसेप्शन है या जनरली ये कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड में कि 7th हाउस को देखिए, 7th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, 7th हाउस शुड बी वीक. नाउ इन माय एक्सपीरियंस दैट इजंट सो. ऑलराइट, तो 7th हाउस को हम पूरी तरीके से देखने से हमको पता नहीं चलेगा कि मैरिज का क्या सीन होने वाला है या मैरिज डिले या डाइवोर्स क्यों. कई बार एक ब्रिलियंट 7th हाउस होने के बाद भी मैरिज का ये प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जब गुण मिलान किया जाता है सो कॉल्ड, जो कि आज की डेट में वो मैं नहीं मानता वो कोई किसी काम का है एनीवे, जो ये 24 गुण, 32 गुण, फलाना गुण, तो ये डजंट मैटर एक्चुअली आज की डेट में, क्योंकि गुण मिलान का आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के फास्ट मूविंग लाइफ में कोई खास रिलेवेंस रह नहीं गया है. सो 7th हाउस इज नथिंग टू डू. आई थिंक 7th हाउस को हमको ज्यादा नहीं देखना चाहिए. हमको देखना चाहिए दो हाउस जो रिलेटेड टू 7th हाउस. एक है द ऑपोजिट ऑफ 7th इज लग्न. नाउ स्ट्रॉन्ग लग्न कई बार मैरिज को डिले करता है या कई बार मैरिज में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. और दूसरा चीज वो है नेचुरल 5th हाउस. ना 5th हाउस लव अफेयर का भी है, इमोशनल प्लेन का भी है. अगर 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है या 5th हाउस के साथ वीनस और सैटर्न या राहु का कोई जुड़ाव है, तो कई बार ये भी मैरिज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम ले आता है, क्योंकि इमोशनल प्लेन पे इतना ज्यादा इमोशनल उतार चढ़ाव हुआ होता है जिंदगी में कि एक जगह टिकना बड़ा मुश्किल होता है. अब फाइनली एक 6th लॉर्ड, हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है जिसको हम जनरली मिस कर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मिस कर जाते हैं, वो है 6th लॉर्ड. 6th लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो ये भी कई बार मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या मैरिज में डिलेज करता है, कई बार मैरिज होने के बाद फेल भी कर देता है. ऑलराइट, तो 6th लॉर्ड का देखना बहुत जरूरी है. एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा इस वीडियो में. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अबाउट मार्स कि भाई मंगल दोष है या कुजा दोष है, ये अगर आ गया मांगलिक है. यस, मंगल डज क्रिएट प्रॉब्लम्स, लेकिन मार्स जो है वो हस्बैंड का कारक है. तो मार्स को देखकर हम मैरिड लाइफ के बाद का टाइम हम निकाल सकते हैं, नॉट द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज. जी हाँ, मार्स अगर मतलब पीड़ित है या प्रॉब्लम है या वीक है तो मैरिज में थोड़ा बहुत डिले जरूर आ सकता है, लेकिन मैरिज को मार्स को देख के हमें यह पता चल सकता है कि मैरिज आगे जाकर कैसा रूप लेगी, क्या वो टूटेगा या बना रहेगा या नहीं बना रहेगा. तो ये है मार्स. तो मार्स के साथ सीधा सीधा कहा जाता है कि मार्स अगर गलत घरों में है, 4, 8, 12 वगैरह वगैरह 11 में है, तो चंद्रमा से है या लग्न से है, तो ये मंगल दोष हो गया, यहाँ पर मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, मैरिज में नहीं हो पाएगा. ऐसा कुछ नहीं. मार्स कभी भी मैरिज डिले नहीं देता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार मार्स का पावरफुल होना मैरिज का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर बन जाता है. एक और हमें वो देखना पड़ेगा, वो है स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिट हाउसेस. जैसे कि बाधक हाउस ऑफ 9th इज 5th हाउस, जैसे मैंने अभी कहा, 6th हाउस, 1st हाउस. अब फाइनली एक प्लैनेट है जो कि मैरिज को कंप्लीटली डिनाइल कर देता है, और उसको देखना बहुत जरूरी है. अगर वो 7th लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से उसका रिलेशनशिप बैठ जाता है, किसी भी तरीके से, दशा में, अंतरदशा में, बस ठीक है, दशा यानी महादशा और अंतरदशा, या केतु इज द प्लैनेट विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विच गिव्स यू कंप्लीटली डिनाइल इन मैरिज. ऑलराइट, अगर केतु 7th लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, या केतु 7th का जो बेनिफिशियल हाउस है, ठीक है, जैसे कि 11th हाउस के साथ बैठ गया या लग्न के साथ बैठ गया केतु, तो भी यहां पर कंप्लीटली मैरिज को डिनाई करने की क्षमता रखता है. अब आते हैं रेमेडियल मेजर्स पे. सबसे पहले तो देखिए, मार्स का रेमेडियल मेजर्स जनरली कहा जाता है, विच इन माय एक्सपीरियंस इज ओके, बट ये सिर्फ रेमेडियल मेजर्स नहीं है. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना 9th हाउस को. 9th हाउस होल्ड्स द की टू द मैरिज और द 7th हाउस, ठीक है. और दूसरा है 11th हाउस. और कुछ हाउसेस को हमें वीक करने पड़ते हैं या कुछ हाउसेस को हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसके स्ट्रेंथ को कई बार वीक भी करना पड़ता है. वो वाले हाउसेज है जिसको मैंने पहले ही कहा था, बाधक हाउस, फॉर एग्जांपल 1st हाउस, 5th हाउस. तो हमें
सिर्फ एक रेमेडियल मेजर से पूरी की पूरी मैरिज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है ऐसा कुछ नहीं है. समटाइम इट टेक्स मोर टाइम, और स्पेशली अगर केतु इन्वॉल्व है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू गिव यू अ क्विक पिक्चर अबाउट द होल थिंग. ये जो मैरिज के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपने चार्ट को इस एंगल से देखिएगा. कोई एक हाउस कभी भी, याद रखिएगा, कोई एक हाउस कभी भी फ्रक्टिफाई ऑफ द रिजल्ट या नलिफिकेशन ऑफ अ रिजल्ट, नलिफिकेशन ऑफ एन इवेंट नहीं देता है. कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस देता है, और हाउस का मतलब है हाउस लॉर्ड्स वगैरह वगैरह और उनकी दृष्टियां. तो इस बारे में और खुले में बात करेंगे और भी कुछ वीडियोस के साथ. सो वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम आपके या आपके चिल्ड्रंस पे या आपके रिलेटिव्स में या आपके खुद के लाइफ में, अगर मैरिज का लेकर प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा डीपली देखने की जरूरत है. सिर्फ 7th हाउस या मार्स के ऊपर सारा टिकड़ा फोड़ देना ठीक नहीं है. थैंक यू. जय बाबे, जय गुरु, जय राम. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.